हाँ जी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी पिछली वीडियो थी AS1 की, इस सीरीज की, जिसके अंदर हमने AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में डिस्कस करा था, उसकी समरी देखी थी। आज का हमारा टॉपिक है AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बोले तो जो माल गोदाम में पड़ा है उसकी वैल्यू कैसे लगानी है, जो माल हम खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू कैसे लगानी है, वो ये AS2 जो है आपको बताएगा। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे, इसकी समरी बनाएंगे ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प हो सके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इन्वेंट्री होती भी क्या है। मीनिंग ऑफ ऑफ इन्वेंट्री। तो देखो साहब, इन्वेंट्री इज एन एसेट। आपके लिए तो एसेट ही है। इज एन एसेट हेल्ड बाय एंटिटी, या ज्यादा पड़ा हो जाएगा। इज एन एसेट held by an entity for used in sale in ordinary course of business। भाई आम तौर पर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो आप माल रखा हुआ है आपने हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, आपने आम तौर पर बेचने के लिए जो माल रखा है वो क्या है, आपकी इन्वेंट्री। नंबर 2, यहाँ ना हेल्ड फॉर लिखते हैं, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑब्लिक सप्लाई। प्रोडक्शन पूरा लिखते हैं, यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। भैया आपने प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए आपने रॉ मटेरियल रखा हुआ है, जो आप माल बनेगा उसके लिए आपने, ये जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में माल बेचोगे इसको बनाने के लिए अगर प्रोडक्शन करने के लिए कोई रॉ मटेरियल रखा हुआ है तो वो भी क्या है, आपकी इन्वेंट्री ही तो है। या फिर इस प्रोडक्शन के दौरान अगर कोई मटेरियल कंज्यूम्ड होता है वो भी क्या है, आपकी इन्वेंट्री है। मटेरियल कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो अगर कोई मटेरियल कंज्यूम्ड होता है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, मटेरियल अगर कोई कंज्यूम्ड होता है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर तो वो भी क्या है, इन्वेंट्री ही है। अगर आपने कोई एसेट रख रखी है प्रोडक्शन के लिए, किसकी प्रोडक्शन के लिए, उन गुड्स की जो आप ऑर्डिनरी कोर्स में बेचोगे, तो वो भी क्या है, आपके लिए इन्वेंट्री है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल। यहाँ क्या आ जाएगा, कंज्यूमेबल्स। और यहाँ क्या आ जाएगा, आपका फिनिश गुड्स। भैया आपने माल बनाने के लिए फिनिश गुड्स, मैं पेन बना रहा हूं अगर, तो मेरे गोदाम में ये पेन पड़े हैं, तो ये पेन क्या हो गए, ये पेन मेरी इन्वेंट्री हो गई। इस पेन को बनाने के लिए मेरे को प्लास्टिक खरीद के लाना पड़ता है, वो प्लास्टिक क्या हो गया, रॉ मटेरियल, वो भी मेरी इन्वेंट्री हो गई। और जो वो प्लास्टिक प्रोसेस होता है वो खाली ऐसी मशीन में डाल के प्रोसेस नहीं हो जाता, उसको डालते वक्त बहुत सारे कंज्यूमेबल्स का भी यूज होता है, तो वो भी क्या हो गए, मेरे कंज्यूमेबल्स, और वो भी किसके कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, वो भी इन्वेंट्री के अंदर क्लासिफाई हो जाएंगे।
तो जो भी चीज, जो भी आइटम इस कंडीशन को फुलफिल करती है वो क्या है मेरी, वो है मेरी इन्वेंट्री। चलो जी, अब आप ये इन्वेंट्री कहाँ जाओगे, आप ये इन्वेंट्री जाओगे खरीदने, कहाँ जाओगे, आप ये इन्वेंट्री जाओगे खरीदने। तो आप किस पे मेजर करोगे इसको, आप इसको मेजर करोगे एट कॉस्ट। तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, इनिशियल रिकॉग्निशन, पहला पहला प्यार, इनिशियल रिकॉग्निशन। जब आप पहली बार इसको रिकॉग्नाइज करोगे, इनिशियल रिकॉग्निशन, तो जब आप पहली बार इसको रिकॉग्नाइज करोगे अपनी बुक्स में, भाई आप माल खरीद के लाए, तो किस पे करोगे, एट कॉस्ट। जब आप माल खरीद के लाओगे तो जितने का आपको जेब पे पड़ेगा आप उतने का ही माल दिखाओगे कि जी मेरे को इतने का पड़ा है। दुकानदार ने आपको माल भेजा 1,000 रुपए का, दुकानदार ने आपको माल दिया 1,000 रुपए का, तो आपके लिए परचेज प्राइस क्या था, 1,000 रुपए का। इस पे आपको जीएसटी का इनपुट मिल गया, इस पे आपको जीएसटी का इनपुट मिल गया। तो क्या बताओ, वो इनपुट जो आपको मिल गया, क्या वो आपके लिए कॉस्ट है, द आंसर इज नो। वो तो आपको सरकार वापस दे रही है ना, आपने दुकानदार को दिया, दुकानदार ने गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट ने आपको वापस कर दिया, तो आपकी कॉस्ट कहाँ हुई, आपकी जेब से इधर से निकला और इधर से जेब में आ गया, तो कॉस्ट थोड़ा ना हुई। तो हेंस यहां लिख देते हैं नोट डाल के, क्या दिक्कत है, क्रेडिटेबल टैक्सेस आर एक्सक्लूडेड। चलो जी, अब माल जो था वो ज्यादा था तो मेरा भाड़ा लग गया, फ्रेट। माल जो था वो मेरा ज्यादा था, मुझे रिक्शा करके आना पड़ा, तो रिक्शे वाले को मैंने 20 रुपए दिए, या चलो 20 तो कम हो जाएंगे, 100 रुपए दिए, मैंने रिक्शे वाले को 100 रुपए दिए। तो बताओ 1,000 का माल गोदाम पे लाते लाते 1,000 का पड़ा या 1100 का, 1100 का पड़ा। तो आप फ्रेट इनवर्ड को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, क्योंकि ये आपकी कॉस्ट है ना। फिर उसके बाद जब मैं मार्केट में ढूंढ रहा था कि मैं किस दुकान से सामान खरीदूं, तो मैं परेशान हो गया, वहां इतने सारे दुकानदार थे, सबकी क्वालिटी का अलग अलग था, सबका प्राइस अलग अलग था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने एक एजेंट हायर करा, उसने मेरे से कमीशन ली, बाइंग कमीशन। बताओ क्या वो भी मेरी कॉस्ट है, उसने मेरे से कमीशन ली, 20 रुपए उसको देने पड़ गए। तो बताओ 1100 का माल पड़ा, 1,000 का माल पड़ा या 1120, द आंसर इज 1120। तो मेरे को घर लाते लाते माल कितने का पड़ा, 1120 का पड़ा। जिसके पास वो लेके गया था, जिसके पास वो लेके गया था, उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया। उसने कहा आप इतने बड़े व्यापारी हो, 1,000 रुपए का माल खरीद रहे हो, लो हमसे डिस्काउंट ले जाओ। तो उसने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो जो मेरा पर यूनिट प्राइस था वो कम हो गया। तो बताओ ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट कर देंगे क्या, आंसर इज यस, कि भाई ट्रेड डिस्काउंट हट जाएगा, क्योंकि आपको फायदा हो गया ना, आपको प्राइस कम पड़ गया पर यूनिट का। कैश डिस्काउंट होता तो वो डेटर या क्रेडिटर की पेमेंट पे होता है, वो यहाँ नहीं आता, ट्रेड डिस्काउंट ही आता है। चलो जी, उसके बाद जो मैं माल लेकर आया अपनी फैक्ट्री में, तो मैंने अपनी जो लेबर थी उसको दे दिया कि भाई इसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बना दो। तो उन्होंने क्या लगाई, उन्होंने लगाई कन्वर्जन कॉस्ट। क्या लगाई, कन्वर्जन कॉस्ट, मटेरियल लेबर ओवरहेड लगे। ओवरहेड से मुझे याद आ गया एक बात, कि ओवरहेड तो दो तरीके के होते हैं, ओ माय गॉड। ओवरहेड होते हैं एक तो वेरिएबल, और दोस्तों होते हैं फिक्स्ड। वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। जो वेरिएबल ओवरहेड होते हैं वो इनकर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। वो इनकर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। तो आप इनको चार्ज करते हो किस पे, एक्चुअल बेसिस पे। जो फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं वो इनकर होते हैं ऑन द बेसिस, सॉरी, वो इनकर क्या, वो तो फिक्स ही होते हैं। अब इसमें इनकर क्या लिखूं मैं, वो तो फिक्स ही होते हैं, जो फिक्स ओवरहेड होते हैं वो तो फिक्स ही होते हैं। तो डू नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड
ऑन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो आप इनको कैसे चार्ज करते हो? इनको चार्ज करते हो आप नॉर्मल कैपेसिटी पे। किस पे चार्ज करते हो आप? नॉर्मल कैपेसिटी। जब आप इनको नॉर्मल कैपेसिटी पे चार्ज करोगे तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो आप ओवर चार्ज कर दोगे या फिर आप अंडर चार्ज कर दोगे। जब आप ओवर चार्ज कर दोगे तो आप, इसका मतलब है कि जितने का आपका खर्चा हुआ है आपकी कॉस्ट उससे ज्यादा आ रही है, विच इज रॉन्ग। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक सप्लीमेंट्री रेट निकालना पड़ेगा और उससे अपनी कॉस्ट पर यूनिट को रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर आपने अंडर चार्ज करा है तो इसका मतलब क्या है कि जितनी आपकी नॉर्मल कैपेसिटी थी जिस पे आप काम कर सकते थे, आप उस पे काम नहीं कर रहे हो, आप उससे कम पे काम कर रहे हो। तो जो भी खर्चा हो रहा है वो आप ओवर एंड अबव पे कर रहे हो जितनी आपकी एक्चुअल यूसेज है उससे। तो हेंस जो अंडर वाला है उसको आप कहाँ ले जाओगे? उसको आप ले जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ ले जाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर आपको याद होगा तो हमने क्लासेस में इसकी अच्छी चर्चा कर रखी। कहाँ ले जाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस तरीके से कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो डील होगी आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट में। और कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो इन्वेंट्री को उसकी कंडीशन और लोकेशन तक लाने में लगी है वो सब यहाँ पे ऐड होती चली जाएंगी। चलो ऐसे लिख दूंगा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तो यहां आ जाएगी आपकी क्या? टोटल कॉस्ट। चलो माल आ गया गोदाम में, बन के तैयार हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपने कॉस्ट तक यहां तक तो कर लिया। क्या उसके बाद माल कभी बिकेगा नहीं क्या? सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। अब प्यार पहला पहला नहीं है, दूसरा प्यार है, तो उसके अंदर थोड़ी माथापच्ची कम है क्योंकि दूसरा है ना, एक्सपीरियंस हो गया है, तो उसके अंदर माथापच्ची थोड़ा कम है। तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, भाई सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि बैलेंस शीट डेट पे आप इन्वेंट्री को कैसे दिखाओगे? बैलेंस शीट डेट छोड़ो, मैं कह रहा हूं यहाँ पे सेल हो गई तो क्या कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट निकालोगे? वो भी तो मुद्दा है। एनीवे, तो भाई या तो आपका माल ऐसा हो कि भाई मैं वो बना रहा हूँ, क्या कहते हैं, कोई छोटे मोटे आइटम बना रहा हूँ सूट सलवार की, तो मैं जाके गिन सकता हूँ कि हाँ ये मेरा ये सूट है, इनका मैंने ये बिलिंग है और ये मेरी इनकी कॉस्ट है। तो आप या तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगा दो। क्या लगा लो? सिम, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये मेरा माल है गोदाम में और इसकी कॉस्ट इतनी है, ये इसके बिल है, ये बिक गया था, ये नहीं बिका था, तो या तो वो लगा दो। लेकिन अगर आपका ऐसा बिजनेस है जैसे आपका ये पेन बनाने का बिजनेस है, यदि आपका पेन बनाने का बिजनेस है, अब आप गोदाम में जाओगे तो पेन ही पेन पड़े हैं। अब आपको नहीं पता कि भाई ये कौन सा पेन कितने में बनाया गया था, कब मटेरियल का रेट क्या लगा था, तो आप हो जाओगे परेशान। तो उसके लिए दो रास्ते हैं, या तो आप लगाओगे फीफो या फिर आप लगाओगे वेटेड एवरेज मेथड। फीफो बोले तो जो पेन पहले बना वही पेन पहले गया होगा, और जो पेन बाद में बना वो पेन बाद में जाएगा। तो इसका मतलब जितने भी पेन मेरे गोदाम में पड़े होंगे डब्बे पैक, मैं मान लूंगा कि ये रीसेंट प्रोडक्शन की बचा हुआ माल है, तो मैं उससे उनकी कॉस्ट निकाल लूंगा। वेटेड एवरेज का मतलब है कि भाई जैसे जैसे पेन बनता जा रहा था, प्रोडक्शन होती जा रही थी, वैसे वैसे अगर उसकी कॉस्ट डिफर कर रही थी तो हमने दोनों की एवरेज करके एक कॉस्ट निकाल ली। वेटेड एवरेज बोले तो टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय कॉस्ट। टोटल कॉस्ट लिख देता हूं ना, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। तो इससे क्या आ जाएगा? कॉस्ट पर यूनिट। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री से, तो भी आपका क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ स्टॉक। बताओ जी, आपको समझ में आती है? बताओ क्या नहीं समझ में आया इसमें, बताओ क्या दिक्कत है? भाई इन्वेंट्री का मतलब क्या है? मैं आपको कह रहा हूं कि इन्वेंट्री का मतलब क्या है। भाई ऐसी चीज
जो मैंने अपने पास रखी हुई है और मैं उसको आम तौर पर बेचता हूं, उसी चीज का बिजनेस है मेरा, तो वो क्या होगी मेरे लिए? जैसे नीचे वीर जी मलाई चाप है, उसी का एग्जांपल ले लो भाई। वीर वो मलाई चाप बेच रहा है, तो जो चाप उसने रख रखी है वो क्या हो गई उसके लिए? इन्वेंट्री। जो पनीर टिक्का उसने रख रखा है वो क्या हो गई उसके लिए? पनीर जो वो लेकर आया वो क्या हो गई उसके लिए? इन्वेंट्री। अब जरा मुझे एक बात सोच के बताओ, जो उसने काउंटर रख रखा है, जो बिलिंग की मशीन रख रखी है, क्या वो भी उसकी इन्वेंट्री है? क्या वो रोज बेच रहा है क्या काउंटर को? क्या लैपटॉप्स को वो रोज बेच रहा है? द आंसर इज नो। तो नॉट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स के लिए नहीं रख रखा, तो इसका मतलब वो इन्वेंट्री नहीं है। क्या उसने उसको प्रोडक्शन या सप्लाई के लिए रख रखा है? द आंसर इज नो, वो प्रोडक्शन में भी यूज नहीं कर रहा। क्या वो उसको मटेरियल कंज्यूम कराने के लिए रख रखा है इन प्रोडक्शन प्रोसेस? द आंसर इज नो। भाई जब जब वो चाप बना रहा है तो क्या वो लैपटॉप डाल देता है कढ़ाई में? बताओ, बोलो हाँ या ना, बोलो। नहीं डालता। अगर वो चाप बनाते वक्त लैपटॉप नहीं डाल रहा तो लैपटॉप इज नॉट यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो लैपटॉप इज नॉट एन इन्वेंटरी। सिमिलरली अगर वो मलाई पनीर टिक्का बनाते वक्त क्या कहते हैं, वो नहीं डाल रहा, आपका प्रिंटर नहीं डाल रहा कढ़ाई के अंदर, लो जी बन गया पनीर टिक्का, तो वो प्रिंटर भी नॉट यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो वो क्या नहीं है? इन्वेंट्री। लेकिन वो कढ़ाई में क्या डाल रहा है? पनीर तो डाल रहा है, मलाई भी डाल रहा है, क्रीम भी डाल रहा है, तो वो सब क्या हो गए? इन्वेंट्री। क्या होगी वो सब? इन्वेंट्री। अब जरा सोच के बताओ कि भाई वो जब पनीर लेने जा रहा है तो वो कितने रुपए का दिखाए कि मैं पनीर लेकर आया हूं? जब वो पनीर लेने गया तो पनीर का क्या दाम था? पनीर 1000 रुपए का पनीर ले आया फॉर एग्जाम्पल वो। अब जब वो पनीर 1000 रुपए का ला रहा था, वो थक गया, वो कह रहा मैं कैसे कंधों पे उठा के लेके जाऊं, उसने रिक्शा कर लिया, फ्रेट इन वर्ड, भाड़ा लग गया। बताओ क्या वो रिक्शे की कॉस्ट उस पनीर में जोड़ देगा? बिल्कुल जोड़ देगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो रिक्शा करा क्यों गया था? पनीर को लाने के लिए। पनीर को उसको कहां तक लाना है? वीर जी मलाई चाप तक लाना है। उसके बीच में थोड़ा ना काट के बनाना शुरू कर देगा। जब तक पनीर ट्रेवल करता हुआ इस वीर जी मलाई चाप तक नहीं आ जाता, तब तक लगने वाली सारी कॉस्ट वो क्या है? उस पे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। बोलो हाँ या ना। फिर जब वो पनीर लेने गया तो उसने कोई कमीशन पे कर दी कि ताकि बढ़िया क्वालिटी का पनीर मिल सके, तो जब उसने बाइंग कमीशन पे करी, वो भी क्या वो ऐड कर देगा? द आंसर इज यस। उसने उसको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, वो बहुत पनीर टिक्का ज्यादा ही बिक रहा था, तो वो ज्यादा क्वांटिटी में ले रहा था, तो इसलिए उसको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। तो जो उसने कहा वैसे तो 50 रुपए 80 रुपए 160 रुपए किलो लगाता हूँ, आपके लिए मैं 100 रुपए किलो लगा देता हूँ, तो बताओ क्या वो अपना रेट 100 रुपए के हिसाब से लेगा या 160 के हिसाब से लेगा? 100 रुपए के हिसाब से लेगा, क्योंकि उसको ट्रेड डिस्काउंट मिला है। फिर उसके बाद जब वो पनीर वीर जी मलाई चाप तक ले आया, क्या पूरा का पूरा पनीर डाल दे? नहीं, उसको पीसीस करेगा। उस पनीर को जो भी वो करता होगा इन प्रोसेस के, उसको साफ सफाई जो भी एनीवे वो करता होगा, तो उस पे ओवरहेड लगेंगे, दुकान का रेंट लगेगा। तो वो सब ओवरहेड वो कैसे करेगा? जो दुकान का रेंट है, कहाँ गया भाई ये, जो दुकान का रेंट है, जो दुकान का रेंट है फिक्स ओवरहेड, वो तो फिक्स है, यानी कि ये रेंट है। यहाँ रेंट लिखना था ना। ये क्या है? ये मान के चलो गैस की कॉस्ट, ठीक है जी। जो भाई गैस सिलेंडर भी तो यूज कर रहा है, फूक मार मार के थोड़ी ना गर्म करेगा पनीर को, ठीक है। तो अब क्या है मुद्दा, जरा ध्यान से इमेजिनेशन जरा आपने थोड़ी दौड़ाओ और मेरे साथ साथ सोचो कि वो बंदा पनीर ले आया, अब उसने पनीर को उसमें डाला कढ़ाई में पनीर टिक्का बनाने के लिए, ठीक है। जो पनीर टिक्का बच जाएगा वो क्या है? इन्वेंट्री। बताओ जरा, मान लो वो 10 किलो पनीर लेकर आया था, सिर्फ 8 किलो पनीर टिक्का ही 8 किलो पनीर यूज हुआ पनीर टिक्का बनाने में, 2 किलो पनीर अभी भी बचा हुआ है, तो वो 2 किलो पनीर क्या है? इन्वेंट्री। जो 8 किलो पनीर का यूज करके पनीर टिक्का बना, उसके अंदर गैस भी लगी होगी, ठीक है। अब जो गैस लगी होगी बताओ किस पे लगी होगी? 8 किलो जो प्रोसेस हुआ या 10 किलो जो प्रोसेस हुआ? 8 किलो जो प्रोसेस हुआ, तो वो किस पे बनेगा? एक्चुअल बेसिस पे। बताओ बात समझ में आती है? भाई जो दुकान का रेंट है, क्या दुकान का रेंट इस बात से फर्क पड़ेगा कि आपने 8 किलो प्रोसेस करा या 10 किलो प्रोसेस करा या 5 किलो प्रोसेस करा? क्या अगर 8 किलो ही प्रोसेस कर पाए तो क्या मैं रेंट कम कर दूं?
क्या क्या 100 किलो प्रोसेस कर दिया तो क्या मैं रेंट बढ़ा दूं? नहीं, तो मैं तो रेंट फिक्स रखूंगा। तो हेंस मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पनीर टिक्का बनाओ, मुझे किस बात से फर्क पड़ता है कि महीने के अंत में मेरे को ये रेंट चाहिए, दैट्स इट। तो अब जब मैं रेंट की बात करने गया तो इस बात से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं पनीर कितना प्रोसेस कर रहा हूं, बट जब मैं ये दुकान भाड़े पे लेने आया था, या सॉरी, जब वीर जी वाला मेरे से ये दुकान भाड़े पे लेने आया था, तो उसके दिमाग में उसने दुकान देखी होगी, उसने प्रोसेस करा होगा कि भाई इतने कस्टमर आ जाएंगे, इतना मोटा मोटा पनीर टिक्का मैं बना दूंगा, तो ये मेरी कैपेसिटी होगी, इससे ज्यादा मैं कस्टमर्स को नहीं दे पाऊंगा, यही मेरी लास्ट कैपेसिटी होगी, या फिर इतने का ही मेरे को माल बनाना है। बताओ हाँ या ना? उसने सोचा होगा या सीधा आंख बंद करके दुकान ले ली होगी? तो सोचा होगा। तो उसने एक अपनी नॉर्मल कैपेसिटी निकाली होगी कि लेट से मैं 15 किलो पनीर जो है वो प्रोसेस कर देता हूँ। लेकिन ये उसकी माड़ी किस्मत के वो भाई, उसका या तो पनीर टिक्के के मसाले में दिक्कत है या पनीर में दिक्कत है, वो ज्यादा बिक नहीं रहा है। लेकिन दुकान का रेंट जब दुकान भाड़े पे ली गई थी तो 15 किलो को ध्यान में रख के ली गई थी। लेकिन अब जो है वो बिक नहीं रहा है, तो बताओ इसमें किसी की गलती थोड़ी ना है। तो अगर वो नहीं बिक रहा है तो जितना आप अंडर प्रोसेस हो उसको कहां लेके जाओगे? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो घाटा हो गया भाई। अगर ज्यादा बिकता तो फायदा हो सकता था, बट अब नहीं हो रहा। वो आपकी दिक्कत है कि क्यों नहीं हो रहा, लोग क्यों नहीं खा रहे, तो आप कहां लेके जाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और यदि आपने 1000 के पनीर की वैल्यू 1200 कर दी, क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा पनीर बना दिया, 15 सोचा था 220 किलो बना दिया, तो रेट ज्यादा हो गया, आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी। तो बताओ क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं 1000 का खरीद के आया और मालिक को बोल दूं 1500 का था? ये सही लग रहा है आपको? अच्छी बात लग रही है? द आंसर इज नो। तो आप क्या करोगे कि सप्लीमेंट्री रेट से उसकी कॉस्ट पर यूनिट को क्या कर दोगे? कम। तो दिस इज हाउ वो क्या करेगा, टोटल कॉस्ट निकालेगा अपने पनीर की और पनीर टिक्के की। ऑब्वियसली अगर पनीर टिक्का है तो कन्वर्जन कॉस्ट जुड़ जाएगी, अगर खाली पनीर ही है तो यहां तक रह जाएगा। अगर पनीर टिक्का बन रहा था और ईयर एंड हो गया, गैस अभी थोड़ी सी जलाई थी, तो वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा, ये खर्चा प्रोपोर्शनेटली जुड़ जाएगा जितना पनीर अभी बना हुआ है। बताओ इतनी बात समझ में आती है? चलो फिर धीरे धीरे करके वीर जी मलाई चाप वाले का ईयर एंड आ गया, दी एंड नहीं आया, ईयर एंड आ गया। ठीक है, अब ईयर एंड आ गया। अब उससे पूछा जा रहा है कि साहब बताओ कितने का पनीर है। अब वो परेशान हो गया। क्यों परेशान हो गया? वो कह रहा है कि भाई मैं तो पनीर साल भर में 20 बार 30-40 बार लेकर आया हूं, ये सब उनके पर्चे। अब मुझे क्या पता इनमें से कौन सा पनीर एक्चुअली में कढ़ाई में गया है और कौन सा पनीर मेरे पास पड़ा हुआ है फ्रिज में? बताओ क्या उसे पता? क्या वो स्टैंप लगा रहा है पनीर पे, ये बिल नंबर 1 से आया है, ये बिल नंबर 2 से आया है? क्या ऐसा कर पा रहा है वो? द आंसर इज नो, वो नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब है वो कंफ्यूज है कि मैं जो पनीर मेरे फ्रिज में पड़ा है मैं उसकी कॉस्ट कैसे निकालूं। तो अब जब उसको उसकी कॉस्ट निकालनी है तो हमने कहा कि आपके पास दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है? फीफो मेथड, कि जो पनीर पहले आया होगा वही पहले कढ़ाई में चल के पनीर टिक्का बन के लोगों के पेट तक जा चुका होगा। जो पनीर आप बाद में लाए हो वो भी वही आपके फ्रिज में पड़ा होगा, तो आप उसकी बाद वाले की कॉस्ट दे दो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 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 ऐसा नहीं होता भाई, हमारे यहाँ तो मिक्सचर चलता है, चाप का क्या करूं, चाप में तो ऐसा कुछ नहीं चलता, हम तो कुछ भी उठा के डाल देते हैं, क्या पता डाल भी देते हो तो आप क्या लगा सकते हो? वेटेड एवरेज लगा सकते हो कि भाई टोटल मैंने इतनी चाप खरीदी थी, उसकी अलग अलग रेट्स ये थे, उसकी टोटल कॉस्ट ये थी, तो मोटी मोटी एक चाप का रेट क्या था? इतना था। फ्रिज में काउंट कर लेते हैं कितनी चाप पड़ी है, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी स्टॉक। लेकिन अगर आप बता सको कि भाई हाँ यही है जो मैंने इस बिल पे खरीदी थी, तो आप क्या लगा सकते हो? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। क्या लगा सकते हो? सिम। ठीक है, तो दिस इज हाउ आप अपनी इन्वेंट्री की क्या करते हो? वैल्यू। क्या करते हो? वैल्यू। फिर आपको क्या देना होता है? डिस्क्लोजर। आपको एक तो क्लासिफिकेशन देनी है कि भाई वो रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, कंज्यूमेबल है, और क्लासिफिकेशन देनी है। और एक बार रोकना इसको। और कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। ये मोटा मोटा आपको डिस्क्लोजर देके चलना है फॉर इन्वेंट्री। बताओ जी, कोई दिक्कत परेशानी समस्या जो ना समझ आया हो? चलो, तो दिस इज
ये है समरी आपकी AS2 की। इसके अंदर इन्वेंट्री का मतलब क्या है, वो एसेट जो आपने रख रखी है किस लिए, सेल करने के लिए इन ऑर्डिनरी कॉर्स ऑफ बिजनेस, या फिर टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स जो ऑर्डिनरी कोर्स में बिकेंगे, या फिर मटेरियल जो एज ए कंज्यूमेबल रख रखे हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में एज ए कंज्यूमेबल यूज होंगे। इन तीनों में कैटेगरी में से आने वाला कोई भी अगर ऐसा एसेट है जो इन तीनों में से कोई भी एक कैटेगरी में आ रहा है तो वो क्या है, इन्वेंट्री है। अगर वो इन्वेंट्री है तो आप उसकी वैल्यूएशन कैसे करोगे, जब आप पहली पहली बार उसे खरीद के लाओगे तो जो भी आपका परचेज प्राइस होगा वो, यदि आपको उस पर इनपुट टैक्स मिल जाएगा तो वो आप हटा दोगे। अगर कोई बाइंग कमीशन, कोई भी डायरेक्टली खर्चा जो उसकी लोकेशन तक आने में लगा है, जो जरूरी है उसको लगने में, तो वो आप ऐड कर दोगे। अगर मैं पनीर लेकर आया था, मैंने रास्ते में ब्रेकफास्ट कर लिया तो वो ऐड थोड़ा ना हो जाएगा। लेकिन पनीर लेकर आ रहा था, बीच में रिक्शा करना पड़ गया तो वो ऐड हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट यदि कोई मिला तो वो हम हटा देंगे। फिर उसके बाद अगर वो पनीर रॉ मटेरियल तक की आप वैल्यूएशन कर रहे हो तो वो यहीं पे रुक जाएगा। अगर आप फिनिश गुड्स की बात कर रहे हो और भी खर्चे लग रहे हैं, अगर आपको पनीर टिक्के की वैल्यू निकालनी है तो और भी खर्चे लग रहे हैं, गैस, रेंट, वेजिस, तो वो सब आप जोड़ करके चलोगे। वेरिएबल ओवरहेड, अगर वो जो ओवरहेड आपका लग रहा है, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो आपकी लग रही है, अगर वो वेरिएबल इन नेचर है तो आप किस पे यूज करोगे, एक्चुअल यूसेज पे यूज करोगे। अगर वो फिक्स इन नेचर है तो किस पे करोगे, नॉर्मल पे करोगे, और अकॉर्डिंगली आपका टोटल कॉस्ट निकल कर आएगी। फिक्स ओवरहेड क्योंकि आप नॉर्मल में कर रहे हो तो नॉर्मल और एक्चुअल अलग अलग हो सकता है। इसकी वजह से दो डिफरेंसेस आ सकते हैं, एक ये कि आपने कॉस्ट ज्यादा चार्ज कर दी, एक ये कि आपने कॉस्ट कम चार्ज कर दी। यदि आपने कम चार्ज कर दी तो उसे बोलते हैं अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। उसको आप कहां लेके जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर आपने कॉस्ट ज्यादा चार्ज कर दी तो इसका मतलब है 1000 का पनीर आपने 1200-1500 का दिखा दिया, जिसकी कॉस्ट 1000 ही होनी चाहिए थी, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन कंजम्पशन लेवल। तो आप क्या करोगे, एक सप्लीमेंट्री रेट के थ्रू उसकी इन्वेंट्री की वैल्यू को कॉस्ट पे लेकर आओगे। फिर चलो जी, आपने अपने फ्रिज में पनीर और मलाई टिक्का रख दिया, अब वो बिकता जा रहा है। अब ईयर एंड पे जब हमें प्रॉफिट निकालना है तो हम चाह रहे हैं कि आपके पास कितना माल पड़ा हुआ है, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई कितना माल आपके पास पड़ा हुआ है, और आप कंफ्यूज हो कि उसकी कॉस्ट कैसे निकालें, बिकॉज आप ट्रेस नहीं कर पा रहे। 200 बार आपने पनीर खरीदा, चाप खरीदी, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप क्या लगा सकते हो, फीफो मेथड। फीफो मेथड बोले तो जो पहले आया है वो पहले चला जाएगा, जो अब बचा हुआ है वो रीसेंट प्रोडक्शन में से बचा होगा। या फिर वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड का मतलब क्या है कि जो आपने टोटल क्वांटिटी खरीदी उसकी टोटल कॉस्ट क्या थी, उससे कॉस्ट पर यूनिट इतनी आई, मोटी मोटी वेटेड एवरेज उन सबकी जो वेरिएशन था वो हमने कवर कर लिया। पर यूनिट कॉस्ट इनटू मेरे पास अभी कितने फ्रिज के अंदर क्वांटिटी पड़ी हुई है, तो वो मेरी क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ स्टॉक आ जाएगी। इससे रिलेटेड आपको डिस्क्लोजर देके चलना है कि क्लासिफिकेशन, आपका रॉ मटेरियल, आपकी टोटल इन्वेंटरी में रॉ मटेरियल कितना है, पनीर टिक्का बना हुआ कितना है, सूखा सूखा पनीर कितना पड़ा है, मलाई चाप कितनी पड़ी हुई है, खाली चाप कितनी पड़ी हुई है, और उनकी अमाउंट क्या क्या है। शेड्यूल 3 के अंदर देयर आर फर्दर क्लासिफिकेशन विच वी आर नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ। ठीक है जी, तो दिस इज द समरी ऑफ AS2। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये समरी बड़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने इसको एंड तक देखा तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना जरूर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हमें सबमिट करें ताकि हम आगे और भी इंप्रूव कर सकें। ओके जी, टाटा, बाय बाय।